Defense mechanism prepared by Sigmund Freud that is modified by his daughter Anna Freud। यानी किसने बनाई थी? डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे पहले आविष्कार सिगमॉइड फ्रूड ने किया था, लेकिन उनकी जो बेटी थी, डॉटर थी, उन्होंने एना फ्रूड ने उसको रीमॉडिफाई किया था। ठीक है, नाउ डेफिनेशन। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी के अगेंस्ट में जो भी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको बोलते हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म। और दूसरी डेफिनेशन है इसमें, जैसे कि व्हेन ए क्लाइंट फेस द प्रॉब्लम बट अनेबल टू सॉल्व देम ही यूज सम स्पेसिफिक डिवाइस टू प्रोटेक्ट आउन सेल्फ दैट ही नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि जब भी कोई क्लाइंट होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अनेबल होता है तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक डिवाइस का यूज़ करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑन सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। सो पर्पस क्या है डिफेंस मैकेनिज्म की? सबसे पहले रिलीव स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीव करना है। टू बिकम सेटिस्फाइड, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, टू बिकम हैप्पी यानी उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम जो अनेबल थे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उससे वो उनकी टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, उसकी वजह से अब वो थोड़ा हैप्पी हैं। ठीक है, सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। टू मेंटेन सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ स्टीम को मेंटेन करने के लिए। सो वो सब डिफेंस मैकेनिज्म के पर्पस थे। देन आप टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले आती है इसमें पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे अनडूइंग, इंट्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉरी इसमें टी लग गया है, सब्लिमेशन है ये, सब्लिमेशन, सब्सटीट्यूशन, ट्रांसफरेंस, और फिर है रिप्रेशन, कन्वर्जन, कंपनसेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और देन आइडेंटिफिकेशन। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिनाइल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, सप्रेशन, फैंटेसी, रिएक्शन फॉर्मेशन। जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट आता है अनडूइंग। अनडूइंग में क्या होता है? प्रीवियस अनएक्सेप्टेड बिहेवियर आर कन्वर्ट इनटू एक्सेप्टेड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने पहले कोई ऐसा बिहेवियर किया हो जो अनएक्सेप्टेड हो, फिर वो उसको एक्सेप्टेड बिहेवियर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हस्बैंड गिव द पॉट ऑफ फ्लावर टू हिज वाइफ आफ्टर मिसबिहेव और यूज़ अब्यूसिव वर्ड्स। यानी एक हस्बैंड होता है, वो अगर अपनी वाइफ के साथ अब्यूसिव वर्ड्स और मिसबिहेव करता है तो उसको बाद में फ्लावर का पोट दे देता है। तो ये क्या हो गया? उसने अनडूइंग कर लिया। ठीक है, अपने मिसबिहेव को छुपाने के लिए वो अपनी वाइफ को क्या करता है? पॉट दे देता है। ठीक है, एक फ्लावर का पॉट दे देता है। इस प्रकार उसने क्या किया? अनडूइंग कर लिया अपने बिहेवियर को। सो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म का सेकंड पॉइंट है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है? व्हेन ए क्लाइंट एसोसिएट टू सेल्फ रेस्पेक्ट नॉन एज इंट्रोजेक्शन। जब कोई क्लाइंट अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए एसोसिएट बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। जैसे कि एक वाइफ डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर आफ्टर मिसबिहेव बाय हर हस्बैंड। यानी अपने हस्बैंड से मिसबिहेव होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरों को शेयर नहीं करती है, क्योंकि उससे उसकी सेल्फ इमेज ख़राब होती है। ठीक है, समझ में आ गया? सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? यानी व्हेन ए क्लाइंट आइडेंटिफाई द अचीवमेंट ऑफ अदर्स बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर्स। यानी मतलब दूसरों के अचीवमेंट्स की वजह से हमको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। इसका एग्जांपल है इलिटरेट फादर आइडेंटिफाइड बाय अचीवमेंट बाय हिज सन। यानी उसके सन के अचीवमेंट्स के द्वारा उसके फादर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इलिटरेट फादर को। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्लिमेशन। सो दैट इज सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर आर सोशली एक्सेप्टेबल बाय द क्लाइंट। यानी ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी के सामने तो अनएक्सेप्टेबल है लेकिन क्लाइंट को उसको एक्सेप्टेबल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करता है? कॉन्शियसली अपने जो बिहेवियर है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, अ पर्सन बिकम सिंगल इन लव फेलियर। जब लव फेलियर हो जाता है किसी पर्सन के साथ तो वो सिंगल हो जाता है और ये सोसाइटी के द्वारा अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको कैसे भी सोसाइटी में जीना ही पड़ेगा, उसको इस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा। ओके,
सो नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो कि सोसाइटी में यूज़ करी जाती है. और इसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है. ठीक है, यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होती है. इसमें जो कुछ भी बात होती है उसके लिए जस्टिफिकेशन दिया जाता है, रैशनलाइजेशन दिया जाता है, रैशनल दिया जाता है हर बात का. जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, अ स्टूडेंट गिव द रीज़न टू हिज टीचर आफ्टर फेलियर ऑफ एग्ज़ाम. यानी कि स्टूडेंट होता है एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो उसके पीछे वो अलग अलग रीज़न देने लग जाता है कि मैं इस वजह से फ़ेल हो गया, मेरे घर में शादी थी या क्या. अक्सर डेली लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता ही है कि हम हर मतलब ब्लेम करने लग जाते हैं दूसरों की तरफ, रैशनल देने लग जाते हैं हर बात का अगर हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो. द नेक्स्ट इज़ ट्रांसफरेंस. ट्रांसफरेंस क्या होता है? ए क्लाइंट लुक द इमेज ऑफ ए पर्सन इनटू अदर्स. यानी जो एक क्लाइंट होता है वो एक पर्सन के अंदर इमेज को देखता है. ठीक है, जैसे कि एक फादर होता है वो अपने डॉटर की इमेज एक नर्स के रूप में देखता है. ठीक है, नर्स के रूप में अपने डॉटर को नर्स के रूप में देखता है. यानी एक पर्सन की इमेज को वो दूसरों के अंदर देखता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिप्रेशन. ठीक है, रिप्रेशन में क्या होता है? ए क्लाइंट अनकॉन्शियसली और ग्रेजुअली फॉरगेट द ट्रॉमेटिक इवेंट दैट कैन कॉज स्ट्रेस और एंजाइटी. इसमें क्या होता है कि ना हम जो क्लाइंट होता है वो अनकॉन्शियसली उस ट्रॉमेटिक इवेंट को भूल जाता है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है. ठीक है, जैसे कि एक एडोलेसेंट चाइल्ड होता है वो फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर. जब बचपन में उसके पिताजी की डेथ हो जाती है तो वो बड़े होके अपने पिताजी की डेथ को भूल जाता है. दैट इज़ अनकॉन्शियसली. ठीक है, ये होता है रिप्रेशन. द नेक्स्ट इज कन्वर्जन. कन्वर्जन में क्या होता है? साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम और इंटरनल एंजाइटी इज एक्सप्रेस बाय द फिजिकल सिम्टम्स. यानी किसी इंटरनल एंजाइटी होती है, यानी अंदर से अगर कोई पर्सन का मूड ख़राब है या मन ख़राब है तो वो ये क्रोनिक कंडीशन है अगर है तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में अपीयर होने लग जाती है. जैसे कि एक डिप्रेस पर्सन होता है वो उसका वेट लॉस होने लग जाता है. वो डिप्रेशन में चला जाएगा पर्सन तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा. यानी कि क्या हुआ? इंटरनल एंजाइटी उसके फिजिकल सिम्टम्स में अपीयर हो रही है. ठीक है, आ गया समझ में? द नेक्स्ट इज कंपनसेशन. ए क्लाइंट हार्ड वर्क टू अचीव हिज गोल वेयर ही इज कॉन्शियसली कवरिंग अ वीकनेस. यानी अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए वो कॉन्शियसली क्या करता है? बहुत हार्ड वर्क करता है. यानी एक जगह तो वो यानी उस बिहेवियर को, अपनी कमी को छुपाने के लिए वो कंपनसेट करता है. ठीक है, अ वीकर स्टूडेंट में कंपनसेट बाय बिकमिंग द कॉलेज कैप्टन इन एथलेटिक्स. यानी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई में तो बहुत वीक है लेकिन वो अपने अपने स्पोर्ट्स के द्वारा, अपने एथलेटिक्स के द्वारा उसको, अपने वीकर सेक्शन को मजबूत कर रहा है. ठीक है, कॉन्शियसली उसको कवर अप कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है. ठीक है, कॉलेज का कैप्टन बन के. यानी वो एक जगह तो वीक है लेकिन सेकंड दूसरी जगह क्या है? कॉलेज का कैप्टन है, चैम्पियन है इन एथलेटिक्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है? इंटरनल अनएक्सेप्टेबल फीलिंग आर एक्सप्रेस बाय द क्लाइंट इज एक्सेप्टेबल फीलिंग. यानी उसके अंदर की जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग, यानी वो किसी को अगर लाइक नहीं करता है फिर भी उसको ज़बरदस्ती एक्सेप्टेबल फीलिंग शो करनी पड़ती है किसी को लाइक करने के लिए. जैसे कि एक डॉटर इन लॉ होती है वो अपने मदर इन लॉ को लाइक करती है, ऐसा उसको दिखाना होता है लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है. या अदर एग्जांपल होता है जैसे कि हम किसी टीचर को लाइक नहीं करते हैं लेकिन ज़बरदस्ती हमें दिखाना होता है कि हाँ हम उस टीचर को लाइक कर रहे हैं, हमारा उसके लिए है. मतलब कभी कभी टीचर्स हमें बहुत डांटते हैं तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है. The next is substitution. It is a defense mechanism by a tension and anxiety reduced by replacing the unachievable goal by achievable goal. यानी अगर किसी गोल को हमने अचीव नहीं किया है तो उसकी वजह से हमारे अंदर टेंशन और एंजाइटी क्रिएट हो रही है तो हम लेस अचीवेबल गोल को अचीव करके उस टेंशन और एंजाइटी को रिलीव कर सकते हैं. जैसे कि कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट होता है वो अगर फेल हो जाता है अपने गोल को अचीव करने में देन वो क्या करता है? नर्सिंग फील्ड को सेलेक्ट कर लेता है. यानी उस स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का सपना था परंतु वो पीएमटी में पास नहीं हुआ, एमबीबीएस का स्टूडेंट नहीं बन पाया तो उसने क्या किया? नर्सिंग फील्ड को सेलेक्ट कर लिया. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन. What is intellectualization? To block the emotional side
ऑफ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड एड्रेस ओनली द फैक्ट। यानी कि इमोशनल साइड को ब्लॉक करके वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, फैक्ट में जी रहा है। जैसे कि एक पर्सन को अगर एक पर्सन को ये डायग्नोस हो जाता है कि उसको कैंसर है, मतलब उसको ये डायग्नोस हो जाता है कि उसको कैंसर है, तो वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके कि हाँ भाई मुझे कैंसर है, तो आगे के फर्दर प्रोसीजर की तैयारी करता है, यानी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल में। अ पर्सन हु हैज़ जस्ट बीइंग गिवन अ टर्मिनल मेडिकल डायग्नोसिस इंस्टेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सैडनेस, यानी अपने सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं करने की, बिना अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करके वो क्या करता है, ओनली डिटेल्स पर फोकस करता है कि अब मेरे पास मेडिकल प्रोसीजर क्या हो सकता है, कौन सा पॉसिबल मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है। एक और एग्जांपल है इसका, अगर कोई किसी पर्सन का कार से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अपने फीलिंग्स को, उस इमोशनल फीलिंग्स को बार बार याद करने की बजाय जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज़ इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सो होप सो समझ आ गया होगा आपको डिफेंस मैकेनिज़्म। मैंने सिर्फ इसमें पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ाया है, देन नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।